Hi, good morning. Today is 6th of November 2021. Do you want to know who you are? Don't ask, act. Action will delineate and define you. आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को कवर करेंगे. वोकैबुलरी, जीके क्वेश्चन और नोट्स आई विल शेयर इट विद यू बाय इवनिंग. ओके, सो हमारा रेफरेंस मटेरियल है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों दिल्ली एडिशन है. द हिंदू के फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज़ है, ड्यूटी कट्स स्टॉक लिमिट्स हेल्प्ड कर्टेल एडिबल ऑयल प्राइसेस. एडिबल ऑयल, खाने का तेल, कर्टेल, इसकी कीमत बहुत बढ़ रही थी तो सरकार ने ड्यूटी कट्स किए, मतलब इस पे जो टैक्स लग रहा था उसमें कट्स किए. स्टॉक्स का लिमिट किया, दिस स्टॉक, ताकि ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो या फिर होर्डिंग नहीं हो. तो ड्यूटी कट्स एंड स्टॉक लिमिट्स, इससे हेल्प हुआ, एडिबल ऑयल की प्राइसेस में कमी आई, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया. लुक एट दिस प्राइस चार्ट. ऑयल के टाइप हैं, दिस इज पाम ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड. तो सब में मोर और लेस थोड़े कट्स देखने को मिले हैं इन पास्ट 2-3 मंथ्स. होल्डिंग को स्ट्रिक्टली नो कहा गया है. द प्राइस ऑफ मोस्ट मेजर कुकिंग ऑयल ड्रॉप्ड अबव about 5 to 10 a liter in Delhi, as much as 20 in some other cities in the run up to Deepavali, फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जी ने बताया. तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़, बिकॉज अगर ऑयल का प्राइस कम होता है तो इसका मतलब है हम इन्फ्लेशन को भी टेम कर पाएंगे. तो ड्यूटी कट्स एंड स्टॉक लिमिट्स ने इस ऑयल प्राइस को कट करने में हेल्प किया है. पर नेशनल एवरेज रिटेल प्राइस फॉर कुकिंग ऑयल्स शोड लिटिल चेंज. नेशनल एवरेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया. और मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर भी ज़्यादा कट्स नहीं हुए. देन इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस रिमेन हाई. इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस रिमेन हाई एंड वी नो दैट, हम जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल का हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट. सो इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस अगर हाई होगी तो वो प्राइस राइज डोमेस्टिक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा. रिटेल प्राइसेस ऑल्दो कूल डाउन हो रहा है, लॉकडाउन भी ओवर हो रहा है, लॉजिस्टिक्स भी, बेटर सप्लाई चेन हो रही है. सो फॉर ऑल दीज रीजंस ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा डिप हुआ है. सो दिस इज अबाउट ऑयल प्राइस. सेकेंड जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना क्या थी? ये मार्च 2020 में आई थी. इसमें 5 kg फ्री फूड ग्रेन अ मंथ, एक महीने में 5 किलो फ्री फूड ग्रेन 80 करोड़ बेनिफिशियरी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया था. बिकॉज मार्च 2020 के बाद आया था लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन. तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए मार्च 2020 से चल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को 5 किलो राइस, 5 किलो फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड किया गया. तो यहाँ मिस्टर पांडे ने अलग फिर से बताया है कि कोविड रिलीफ जो मेजर था ये नवंबर 30 के बाद कंटिन्यू नहीं होगा. सो ये दो न्यूज़ है. पहला न्यूज़ है एडिबल ऑयल की प्राइसेस में कट हुआ. सेकंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक ही कंटिन्यू रहेगी. देन दिस इज इन पोल बाउंड उत्तराखंड, प्राइम मिनिस्टर हेल्स इंडियाज ऋषि ट्रेडिशन. प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए केदारनाथ में. केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी को यहाँ पे याद किया गया. मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड टू हिज समाधि. कल्चर, रिलीजियस सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल. देन यहाँ जो बात है वो है हॉलिस्टिक पाथ का. हॉलिस्टिक पाथ, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट फिलॉसफीज आती है. आदि शंकराचार्य जी की अद्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैतवाद, ऐसे फिलॉसफीज है, ट्रेडिशंस हैं. तो यहाँ जो नाम बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो ये है कि स्टैचू बिल्ड हुआ शान करोति सह शंकर. शान करोति सह शंकर, इसका मतलब क्या है? शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मतलब होता है वन हु डज वेलफेयर इज शंकर. जो दूसरों का कल्याण करता है उसको शंकर बोलते हैं. There was a time when spirituality and religion started getting linked with stereotypes.
एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि जब रिलीजन्स बनते हैं तो रिलीजन्स टाइम टू टाइम इवॉल्व भी होते हैं। मैनी अ टाइम्स उसमें स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं, उसमें आउटडेटेड प्रैक्टिसेस आती है जिनका कोई लॉजिक कोई वैल्यू नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ टाइम कि टाइम टू टाइम रिलीजन्स में रिलीजन्स में रिलीजन्स में हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, जो हम अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडिया का एक फेस आया था रेनासांस का, तो उसमें आए थे रिफॉर्म्स। सो यहाँ भी यही बताया है, लिंक्ड विद स्टीरियोटाइप्स एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस है, टाइम टू टाइम वी नीड रिफॉर्म्स। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो रिफॉर्म्स लाए थे हिंदुइज्म में, उसको भी यहाँ पे याद किया गया। सो ये है आदि शंकराचार्य। इनको आगे हम इंडियन एक्सप्रेस में भी देखते हैं। दिस इज ऋषि ट्रेडिशन। देन ये फाइजर है। फाइजर क्या है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कोविड-19 पिल कट्स डेथ रिस्क बाय 90%। वैक्सीनेशन ऑल्दो आपको अप फ्रंट वायरस से शायद प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बट हॉस्पिटलाइजेशन से या फिर सीरियस कोविड से वो आपको डेफिनेटली 90% केसेस में प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। फाइजर सेज दिस। अभी हाल ही में कोवैक्सिन का भी इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल मिल गया है। इसको आगे देखते हैं। US jabs still out of reach in India due to indemnity clause। इंडेमनिटी क्या है कि अगर वैक्सीनेशन से कुछ गलत होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी जाएगी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, लाइक दैट। तो वो इस बात से एक सेफ्टी चाहते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं फाइजर, जॉनसन एंड मॉडर्ना, ये इंडिया में अपनी वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं विद अ कंडीशन कि उनको इंडेमनिटी क्लॉज मिले, इंडेमनिटी इशू। बट इंडिया अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है इंडेमनिटी इशू के लिए, दैट इज वाई इनका रोल आउट इंडिया में डिले हो रहा है। देन दिस इज वर्क ऑन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सेट टू स्टार्ट दिस मंथ। सी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये जो पूरा इशू है वो है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प का, प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट तक, राजपथ का। इसके 3 कंपोनेंट हैं। ओवरऑल विस्टा एवेन्यू है, पार्लियामेंट नहीं बनानी है, और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नया बनाना है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं, तो सेक्रेटेरिएट इन सारे डिफरेंट ऑफिसेज में जो बैकग्राउंड वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, उसको कहलाता है सेक्रेटेरिएट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है, इसका वर्क स्टार्ट हो रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स कैंपस भी नया बनेगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट, तो ये तीनों फेज अब एक्टिव हो रहे हैं। सेक्रेटेरिएट का काम स्टार्ट हो गया है। ये जो काम होता है वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, और CPWD ने इसे आउटसोर्स किया है, अवार्ड किया है लार्सन एंड टुब्रो को। सो दिस इज देयर। देन दिस इज दिल्लीज पोस्ट दीपावली एयर क्वालिटी हिट्स 5-year लो। 5-year लो तो बट नेचुरल है, पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, विंटर्स इज हियर, सीवियर पॉल्यूशन है यहाँ पे। सीवियर कैटेगरी में रखा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन, तो ये कैटेगरी अब हो गई है सीवियर। ब्लैंकेट बैंड टाइप लग गया, पॉल्यूशन का कुछ ऐसा सीन था। अब बॉडी कौन सी है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा, CPCB। दूसरी जो सिटीज़ है, बिकॉज दिल्ली है, दिल्ली से एडजॉइनिंग एरिया है, वो कहलाता है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। तो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे भी पॉल्यूशन देखने को मिला। एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? कलर कोडेड होता है, कलर कोडेड, ताकि एक लेमैन भी समझ जाए कि ग्रीन है, ऑरेंज है, लाइक दैट, येलो है, कि एयर क्वालिटी का अभी लेवल क्या है। सो दिस इज AQI। तो AQI दिस 444 आया एट 6 AM, नंबर्स आर नॉट गुड। तो द रीज़न यहाँ पे AQI डिप होने का, एयर क्वालिटी ख़राब होने का रीज़न ये है, एक तो दिवाली में फायर क्रैकर्स, दूसरा स्टबल बर्निंग, और तीसरा ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली। जैसे अभी आगे हम देखते हैं, जो विंड्स फ्लो हो रही है ना, वो नॉर्थ वेस्ट विंड फ्लो हो रही है, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ दिल्ली है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे स्टबल बर्निंग जो इस एरिया में हो रही है, पंजाब हरियाणा इधर, वो सारा धुआं आ रहा है पार्टिकुलेट मैटर का दिल्ली में। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि विंड्स डायरेक्शन ऐसे फ्लो होती है ड्यूरिंग विंटर्स, दिल्ली की लोकेशन में, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है। ये दोनों नाम याद रखने हैं, सफ़र एंड AQI।
सफ़र क्या है? सफ़र इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र और एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो दिल्ली की प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, इसके रीजंस भी हमें ढूंढने हैं और इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। जैसे अभी स्मोक टॉवर्स बना था, स्मोक टॉवर, स्टब्बल बर्निंग इम्पैक्ट्स लंग हेल्थ, तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग, स्टब्बल बर्निंग, बिकॉज ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं PM10 PM2.5, इससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो लंग हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है। तो पॉल्यूशन के बहुत सारे दिस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हेल्थ में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इकोनॉमी में होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं। सो दैट इज़ वाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो ये हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट पेज है अपसी। पॉल्यूशन एयर का ही नहीं होता, पॉल्यूशन होता है वाटर का भी। तो ये स्टेप्स है फॉर अ क्लीनर यमुना, बिकॉज दिल्ली की दूसरी प्रॉब्लम है यमुना। यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन ये होता है रिवर में डंपिंग होती है सीवेज की, इंडस्ट्रियल एफुलेंट सीधा आके नदी में मिल जाता है। द पॉइंट इज इस सीवेज को, एफुलेंट को पहले हम ट्रीट करें बिफोर अलाउइंग इट टू गो टू यमुना। ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो अथॉरिटीज़ ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में अलग अलग जगह बना रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे ये नाले का पानी आ रहा है ना, इस नाले के पानी को आप एक अंडरग्राउंड टनल में पहले फ्लो कराओ, ग्रेविटी के थ्रू जो बड़े बड़े दिस पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। मटेरियल अबव 5 mm से यहाँ पे सेटल हो गया। स्क्रीनिंग हो रही है, मतलब एक फिल्टर लगा दिया, एक जाल लगा दिया है, उधर से स्क्रीनिंग हो रही है वाटर की। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, उधर अगर आप फेरिक एलम डालो, फिटकरी, और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डालो, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो पानी थोड़ा और साफ होगा। फिर आप उसको एरेशन टैंक में ले जाओ, तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो डिजोल्व कर लेंगे उस पार्टिकल्स को। एयर को पंप करो इस टैंक में, एयर पंप, बिकॉज कई बार क्या होता है ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है वाटर का। एरेशन करो यहाँ पे। देन वाटर को फिर इतना ट्रीटमेंट करने के बाद इसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम हो जाएगा। देन रिलीज इट इनटू यमुना। तो इसको बोला जाता है स्टेप। स्टेप मतलब दिस इज प्राइमरली दिस ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। इसका एक बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है, वो मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ओके। कि ट्रीटमेंट करें अनट्रीटेड वाटर को, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या फिर सीवेज का हो, डायरेक्टली हम यमुना में नहीं मिलाएं, पहले उसका ट्रीटमेंट करें। और इससे वाटर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाली चीज़ भी वर्कआउट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि स्टेप से वाटर ट्रीटमेंट है। स्टेप कैसे वर्क करता है? पहले गेट पे कोर्स जो बड़े फिल्टर हैं वो लगे होंगे, फ्लोटिंग वेस्ट ड्रेन को जो फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप करेगा। देन जो सेकंड लेवल आएगा उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम स्टॉप करेंगे। फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, तो एक टर्म होता है BOD। व्हाट इज BOD? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये रिड्यूस हो जाती है बाय 75%, और कलर ऑफ वाटर ऑल्सो इम्प्रूव। BOD क्या होता है? BOD होता है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर है, पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब माइक्रोब्स वगैरह होंगे। तो BOD होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो BOD ज़्यादा है, तो हम BOD को कम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस्ड बाय 75%, बाय बिकॉज हमने वाटर को ट्रीटमेंट कर दिया। हायर वैल्यू ऑफ BOD इम्प्लाइज लोअर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो BOD और क्वालिटी ऑफ वाटर का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। हायर वैल्यू ऑफ BOD, लोअर क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर, तो BOD भी बेटर होगा। ये नंबर भी है। BOD जो है वो 6.47 मिलीग्राम पर लीटर एट द एंड ऑफ प्रोसेस, जो बेटर है अप टू 10 तक अलाउड है, NGT का नंबर है, बट यहाँ 6.47 हो जाएगी आफ्टर ट्रीटमेंट, विच इज़ गुड। सो दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। देन दिस इज स्पेशल कैंप है, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं अगर आप 18 साल के हो गए हैं 1 जनवरी 2022 तक। 1 जनवरी 2022 गो और वोटर जो लिस्ट है उसमें अपना नाम करें।
जो एड्रेस है वो लिखें, ये सारी चीज़ें फॉर्म 8A वगैरह करिए। दिल्ली में 1 नवंबर से 30 नवंबर वोटर उत्सव चल रहा है, सो दिस इज गुड, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। देन दिस इज छठ पूजा, और छत्तीसगढ़ सेट्स अप स्पेशल सेल्स सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए, गंगोत्री टेम्पल। एंड ये एक्चुअली क्या हुआ था, स्पीड पोस्ट से ई कॉमर्स जाइंट ने पाउच मंगवाया दिस पासपोर्ट कैरी करने का, और उसके साथ एक पासपोर्ट भी आ गया। देन दिस इज केस डिले, मद्रास हाई कोर्ट अपोलोजाइज टू सुप्रीम कोर्ट। मुल्ला पेरियार डैम को रिजॉल्व करो एमिकेबली, शांतिपूर्वक। गोइंग ग्रीन, अब सी ये यहाँ पे जो एम्फेसाइज है वो है ई व्हीकल्स का। तो ये भी ई व्हीकल्स जो हैं इनके लिए चार्जिंग स्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग स्टेशन। तो कुछ ही दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये ई चार्जिंग स्टेशंस बनाने की बात कर रहा है। 2025 तक कुछ 5000-3000 चार्जिंग स्टेशंस आएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। देन दिस इज SCCL रोल्स आउट प्लान टू रैम्प अप प्रोडक्शन। कोल के बारे में हमने देखा था, कोल प्रोडक्शन कम हुआ है। वाई? बिकॉज मॉनसून के कारण जो कोल माइंस हैं वो फ्लडेड भी हो गई थी, प्लस इंटरनेशनल कोल्स जो हम इंपोर्ट कराते हैं इंटरनेशनल कॉस्ट बढ़ गई, तो हमारा इंपोर्ट की क्वांटिटी कम हो गई। बिकॉज पैसा तो उतना ही है, कॉस्ट बढ़ गई तो क्वांटिटी कम कर दिया, और इसके कारण कोल का शॉर्टेज होता हुआ नज़र आया। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोल का उसको हम बढ़ा रहे हैं। ये है सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड, लुक एट द स्पेलिंग, दिस इज कॉलरी, ये माइंस है। तो ये सिंगरेनी की है और ये रैंप अप कर रही है अपनी प्रोडक्शन ऑफ कोल। स्केल अप कोल प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करेंगे और ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन से कोल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ गुड, रैंप अप कर रहे हैं कोल प्रोडक्शन को। ओके, मशीनरी यूज़ होगा, मॉडर्न मशीनरी है, रिमोट कंट्रोल्ड है, कॉन्टिन्यूस माइनर्स है, ये सारे चीज़ों से ये प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोल जो होता है ना ये ऐसे सीम्स में होता है, एक टॉक्स का वीडियो देखना उसमें हमने कोल के बारे में बात किया था। कोल की ऐसी सीम्स होती है, सीम्स लेयर्स होती है। तो दो तरीका है, या तो ओपन कास्ट माइनिंग करो, ऊपर से ऐसे गड्ढा खोद के कोल निकालो, इससे ज़्यादा कोल हम निकाल पाएंगे बट एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड, ऐसे अंडरग्राउंड, और फिर यहाँ से सीम से आप कोल को डिग करो माइंस में, इससे एनवायरनमेंट डैमेज कम होता है बट इसमें कोल प्रोडक्शन भी कम होता है और ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस भी है। सो ये दो तरीके होते हैं, अंडरग्राउंड एंड ओपन माइंस। इसके अलावा मेघालय में रैट होल माइनिंग वगैरह भी चलती है जो बैन कर दी गई थी। देन अब आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है द कॉस्ट ऑफ प्रोहिबिशन। ये बात है कि जो लिकर है, लिकर बिहार में बैन है, बट बैन हो गई है लिकर बिहार में, बट इलीगल सेल होता है और जो नकली दारू टाइप है वो भी सेल होती है। और इससे क्या होता है, ये कई बार रॉन्गली अगर प्रिपेयर की गई है तो ये टॉक्सिक हो जाती है और इसके कारण यहाँ कुछ सर्टेन डेथ्स हुई है। 25 दीज डेथ्स हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस गलत इन्होंने यहाँ पे लिकर पॉइंट्स जो थी वो रॉन्ग थी और उसके कारण इनका लाइफ लॉस हुआ। अब ये जो सवाल है उसमें ये आता है कि जो लिकर है, लिकर का कॉस्ट क्या होता है। लिकर का कॉस्ट हम सोशोलॉजी एंगल से देखें, लिकर का कॉस्ट हम इकोनॉमी एंगल से देखें। सोशोलॉजी एंगल्स मतलब जैसे लिकर होता है इससे फैमिली, सोसाइटी, विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब लिकर जो है ये एक ह्यूज सोर्स ऑफ अर्निंग है स्टेट गवर्नमेंट्स का। सो दैट इज़ वाई अगर लिकर बैन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना इनकम भी लेट गो करना पड़ता है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं। प्लस अगर हम ब्लैंकेट बैन लगाते हैं तो वो ब्लैंकेट बैन इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं। प्लस अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो एक पैरेलल इकोनॉमी चल जाती है, इलीगल वेज में वो प्रोक्योरमेंट चालू होता है, तो उससे पैसे भी नुकसान होते हैं और इस टाइप का कुछ रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोहिबिशन। अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन सेल ऑफ लिकर ब्लैक मार्केट से है। इलिसिट लिकर है सब्सटीट्यूट ड्यू टू द लैक ऑफ सेल ऑफ ओवर द काउंटर एंड रेगुलेटेड ड्रिंक्स। अगर शॉप्स के थ्रू रेगुलेटेड वे में अगर लिकर सेल होगा तो उधर क्वालिटी चेक भी हो पाएगा,
बट अगर ब्लैक मार्केटिंग से लिकर सेल हो रही है तो उसमें क्वालिटी चेक भी नहीं होगा और उसके कारण ऐसी डेथ्स होती है. Prohibition as a policy has been shown up as inadequate to curb the problem of alcoholism and the havoc wreaked by it on households due to excessive consumption for a variety of reasons in state after state. जैसे गुजरात में भी लिकर बैन है. अब बैन करना भी एक ज़रूरी हो जाता है बिकॉज लिकर का हमने देखा सोशोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, तो इसमें पब्लिक सपोर्ट ज़रूरी है. रूरल विमेन अक्सर बोलती है लिकर को बैन करो बिकॉज अक्सर मैन जो फैमिली के हैं वो लिकर कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं. इससे क्या होता है, उनकी इनकम लॉसेस होते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है. तो रूरल विमेन ने डिमांड किया था लिकर को बैन कर दो. प्रॉब्लम अब आ रही है एग्जीक्यूशन में. इसमें पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है क्योंकि सोशोलॉजी अगेन इज़ वन एंगल. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोहिबिशन इज द क्रिएशन ऑफ अ पैरेलल बूट लेगर इकोनॉमी जिससे वायलेंस, क्राइम, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है बिकॉज पैरेलली इलीगल स्मगलिंग वगैरह हो रहा है, क्वालिटी चेक नहीं है, डेथ्स होंगी. तो इलेक्टोरल डिविडेंड्स होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी है, बट द टाइम इज़ कि वी नीड टू डू समथिंग बिकॉज इस टाइप की जो डेथ्स हैं वो भी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. सो सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग अबाउट द इनेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन in curbing the black market in liquor sales and consumption. तो set alarm bells, black market and illegal. But the fact is these death purges should alert the government misgiving with the idea of total prohibition. अब ये सवाल है, total prohibition क्या ये एक मैजिक बुलेट है? In a state marked by weakness in institutions and low overall human डेवलपमेंट कम है, लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना एफिकेशियस नहीं है. तो दिस टेल्स कि जो इस टाइप के मेजर्स हैं, मेजर्स लाइक टोटल प्रोहिबिशन, ये वर्कआउट करते हैं या नहीं. कीपिंग द फेथ, ये जो आर्टिकल है दिस इज अबाउट WHO अप्रूवल. भारत बायोटेक का कोवैक्सिन है, इसको WHO का अप्रूवल मिला इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में. भारत बायोटेक ने इसे बनाया है. मुद्दा ये है इसमें इतना टाइम क्यों लगा, इतना डिले क्यों हुआ. ग्लोबल ग्रुपिंग जैसे कोवैक्स अलायंस में भी हम वैक्सीनेशन सप्लाई करना चाहते थे. WHO का एम ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्पीडी वे में विदाउट एनी ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म क्विक अप्रूवल मिले वैक्सीनेशन को. तो वैक्सीनेशन को अप्रूवल देने में इतना टाइम क्यों लगा. कोवैक्स अलायंस क्या है, कोवैक्स अलायंस के थ्रू हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं लोअर इनकम कंट्रीज़ में. तो अफ्रीका में, लेटिन अमेरिका में, सब जगह हम वैक्सीनेशन सप्लाई कर रहे हैं. अब जो कोवैक्सिन है ये इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड होल वेरियन वैक्सीनेशन है. मतलब इसमें एक डेड या वीकन वायरस होता है कोविड-19 का और उस डेड वायरस के थ्रू बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है. तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल है. ये जो तरीका है ना डेड और इनएक्टिवेटेड वायरस इंट्रोड्यूस कराने का, ये रेगुलर तरीका है. पोलियो वैक्सीनेशन वगैरह मतलब टाइम टेस्टेड है. अब बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टेस्टेड प्रोसीजर तो इसमें तो डिले और कम लगना था. फाइजर मॉडर्ना का जो प्रोसेस है वो तो एक न्यू टेक्निक है mRNA, तो इसमें क्यों इतना डिले लगा, ये सवाल उठाता है WHO पे. देन दूसरी बात है कोवैक्सिन जो है, इससे हमारी हाई होप्स थी कि कोवैक्सिन मतलब इंडिजिनस है, मास स्केल में प्रोडक्शन हो पाएगा, चीपर भी पड़ेगी ये हमें बिकॉज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये दोनों फ्रंट पे कोवैक्सिन डिलीवर नहीं कर पाया. मार्च अप्रैल का टाइम था, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था कोवैक्सिन का. सो दिस इज़ वन थिंग, शॉर्टेज बनी हुई थी. सेकेंड, कोवैक्सिन ज़्यादा कॉस्टली भी प्रूव हुई इन कंपैरिजन टू दिस एस्ट्राजेनेका. तो लो कॉस्ट इंडिजिनस वैक्सीनेशन और क्विक डिलीवरी, इन दोनों फ्रंट पे कोवैक्सिन डिलीवर नहीं किया. वाई? भारत बायोटेक कोई नई कंपनी तो है नहीं, इसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. रैंप अप क्यों नहीं कर पाया ये अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस? देन बिकॉज भारत बायोटेक पहले भी WHO की साथ वर्क किया है, तो भारत बायोटेक को पता होगा वैक्सीनेशन अप्रूवल कैसे होता है. उसके बाद भी इतना डिले क्यों हुआ? कोवैक्सिन ऑफर्ड नो कॉस्ट एडवांटेज. सम इंस्टेंसेस इट वाज कॉस्टलियर देन कोविशील्ड. तो सप्लाई क्वांटिटी भी नहीं आया और प्राइस में भी हमें बेनिफिट नहीं हुआ. प्लस WHO का जो इवैल्यूएशन है उसको भी चेक करना ज़रूरी है कि इतना डिले क्यों हुआ.
एस्ट्राजेनेका को तो 24 वीक्स में हो गया और कोवैक्सिन को लग गए 20 वीक्स। वाई? देन इसको भी आगे हम WTO आर्टिकल में भी पढ़ते हैं कि ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार बायस क्यों नज़र आती है। सो ये जो डिले था इस पे भी वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज अगेन कोविड-19 है, ये फर्स्ट तो पैंडेमिक है नहीं एंड डेफिनेटली लास्ट भी नहीं है। सो फॉर फ्यूचर थिंग्स, फ्यूचर डेवलपमेंट्स, वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। प्लस अब जो इसको अप्रूवल मिला है तो इसका एक्सपोर्ट हम इजीली कर पाएंगे, और जो ट्रैवल है, ट्रैवल में भी अब जिन लोगों ने कोवैक्सिन लगाई है उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोवैक्सिन को चिल्ड्रन में कैसे दिया जाए, बिकॉज ये भी एडवांस्ड स्टेज ऑफ ट्रायल्स में है। चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीनेशन कोवैक्सिन का एक वर्जन आने वाला है। अब ये एडिटोरियल है, लीड आर्टिकल है, चार्टिंग अ ट्रेड रूट आफ्टर द MC12। MC12 क्या होता है? मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है, नंबर 12। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अभी इसकी मीटिंग होने वाला है, WTO का 12th मिनिस्टरियल मीटिंग जिनीवा स्विट्जरलैंड में। WTO क्या होता है? ट्रेड, व्यापार। इन वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये आपस में व्यापार करती है, तो उस व्यापार को फैसिलिटेट करना, बढ़ाना, ये काम है WTO का। तो ये मीटिंग होने वाली है WTO की। अब इससे रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं। कोविड-19 अब ख़त्म हो रहा है, इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड बेटर हो रही है, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। सो दैट इज़ वाई दिस MC12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्ज़रलैंड में एट द एंड ऑफ दिस मंथ इसकी यहाँ पे मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग के कुछ मुद्दे हैं। पहला जो आउटलुक है वो ये है कि वॉल्यूम बढ़ने वाला है ट्रेड का। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम कुड एक्सपैंड 11% इन 2021। ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा। बॉयंसी जो ट्रेड वॉल्यूम में होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज ट्रेड बढ़ेगा मतलब ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी आएगी, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक जो डिमांड है वो अभी भी सबड्यूड है। वी आर थिंकिंग टू गेट दिस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। देन MC12 में एक और बात है, वो ये है सिक्योर करे शेयर इन द ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड कमेंसुरेट विद द नीड्स ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किनकी? जो लोअर इनकम ग्रुप है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है। बिकॉज अक्सर क्या होता है, WTO जैसी बॉडीज़ होती है, इसमें सारी कंट्रीज़ होती है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ये मोनोपोली करने लग जाती है। तो मैराकेश अग्रीमेंट था WTO का, इसमें ये था कि जो ट्रेड है वो बेनिफिशियल होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज़ के लिए। तो एक काइंड ऑफ इक्विटी है यहाँ पे। तो MC12 जो मीटिंग होगा वहाँ पे अगेन पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इक्विटेबल ग्रोथ एंड ट्रेड की बात की जाएगी। फिर WTO के रूल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेशन, फिशरीज सब्सिडीज, इन सब बातों पे अभी डिस्कशन होगा। ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनमें अभी भी सिनर्जी नहीं आता है। जैसे कि यहाँ बात है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन में फाइजर मॉडर्ना ने वैक्सीनेशन बनाई, इनके पास होता है IPR। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ ने बोला बिकॉज कोविड वैक्सीनेशन एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो IPR का आप वेवर दो, बट उसमें भी WTO ने बहुत ज़्यादा डिले किया और अभी तक WTO एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है IPR एंड वैक्सीन इशू में। तो WTO का जो अग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये वर्क करता है एज अ बैरियर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जो नो हाउ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो इससे हमारी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ये कंट्रोल करती हैं ग्लोबल मार्केट को, मोनोपोली हो जाती है IPR की, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता, नो हाउ नहीं होता, और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसीलिए इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने बोला था अक्टूबर 2020 में कि IPR के जो मेजर्स हैं ये सारे क्या हैं, बैरियर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड में, इसमें एक वेवर मिले। हेल्थ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक्स, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेथड्स में IPR वेवर मिले, ट्रिप्स का वेवर मिले। बट ये मुद्दा भी अब आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि US वर्क करेगा दिस
वेवर देने में ट्रिप्स रिलेटेड इन वैक्सीन, स्पेशली वैक्सीन के केस में। बट अभी इतना टाइम हो गया है, इसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये हैं एनगोजी ओकांजो इवेला, ये WTO डायरेक्टर है। ये भी अब मोर और लेस साइलेंट हो जाती है जब भी सवाल आता है ट्रिप्स वेवर और वैक्सीनेशन का। अभी द इकोनॉमिस्ट में इन्होंने इंटरव्यू दिया तो इन्होंने इस मुद्दे में कुछ बोला ही नहीं। सो द पॉइंट इज, लॉबिंग भी हो रही है बाय दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज और WTO अपना जो मैंडेट है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो ये तो था ट्रिप्स और वैक्सीनेशन। सिमिलरली फिशरीज और ई-कॉमर्स में भी एक बहुत बड़ा ट्रेड रिलेटेड मुद्दा है फिशरीज। बिकॉज क्या होता है, लार्ज स्केल कमर्शियल फिशिंग होती है तो इससे अनसस्टेनेबिलिटी आती है, फिश स्टॉक्स कम होते हैं, थ्रेटन करता है लाइवलीहुड ऑफ स्मॉलर फिशरमैन इन कंट्रीज सच एज इंडिया। जैसे हमने ट्रॉलर का भी इशू देखा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका पार्क स्ट्रेट। तो जो फिशरीज है ग्लोबल कॉमन है, इसमें भी एक ट्रेड रिलेटेड एक कंसेंसस बनाना ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है ई-कॉमर्स का, तो ई-कॉमर्स की भी जो फर्म्स होती है, ई-कॉमर्स इज़ हाईली कैपिटलिस्टिक। तो इससे क्या होता है, अगेन मोनोपॉलीज होती है, टैक्स इवेशन भी होता है, जो लोकल्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन से, तो ट्रेड इससे डिस्टॉर्ट होता है। तो इस बात पे भी डिजिटल कंपनीज जो हैं इन पे टैक्सेशन कैसे लगाए, इनका वर्क कैसे हो, इस बात पे भी कंसेंसस बनना चाहिए। मिनिस्टरियल डिक्लेरेशन में कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस ऑफ नॉट इम्पोजिंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है, बाहर से कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट आयात, तो वो होती है कस्टम्स ड्यूटी। तो डेवलपमेंट नीड्स डेवलपिंग कंट्रीज़ का एड्रेस करना ज़रूरी है, फैसिलिटेट करे एक्सपेंशन ऑफ ई-कॉमर्स फर्म्स। तो ई-कॉमर्स फर्म्स में भी अभी अग्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। देन एक और जो बात है वो है डिवीज़न ओवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे एक कंपनी USA की है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा इंश्योरेंस चाहेगी, सेफ्टी चाहेगी, प्रोटेक्शन चाहेगी। तो इधर भी जो WTO का जो वर्क होता है वो कई बार अगेंस्ट हो जाता है होस्ट कंट्री के लिए। होस्ट मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर इतना ज़्यादा दिस बर्डन आ जाएगा सेफ्टी, प्रमोशन एंड ऑल का, कि उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं होता होस्ट कंट्री के लिए। तो WTO की ये जो पॉलिसीज़ है इस पे भी सवाल उठते हैं। फैसिलिटेशन अग्रीमेंट 2001 दोहा मिनिस्टरियल डिक्लेरेशन में भी वर्क प्रोग्राम था ऑन इन्वेस्टमेंट, बट ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में नहीं गया। डेवलप्ड कंट्रीज़ काइंड ऑफ दिस डिक्टेट और प्रोग्राम यहाँ पे सेट कर देती है WTO का, और वो अगेंस्ट हो जाता है दिस डेवलपिंग कंट्रीज़ के। फॉरेन इन्वेस्टर्स मल्टीलेटरल अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये वर्क नहीं करता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो WTO के साथ हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ने वाला है। तो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, नॉट टू लोड द एजेंडा बाय सीकिंग सब्सटेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, होस्ट कंट्री फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए खुद के इंटरेस्ट बैक सीट पे ले लेती है, तो ये गलत है। ऑब्जेक्टिव इज टू बाइंड होस्ट गवर्नमेंट्स इनटू मल्टीलेटरल अग्रीड कमिटमेंट, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो अनइनिशिएटेड और ये सब नहीं होना चाहिए। देन वन साइडेड नेगोशिएशंस होती है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक एजेंडा सेट कर दिया और अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, टेक इट और लीव इट बेसिस पे। डिस्कशन नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है। सो दिस इज अगेन वन प्रॉब्लम। जो WTO जैसी बॉडी है, बी WTO, WHO, यूनाइटेड नेशंस, कलेक्टिव यहाँ पे स्टैंस ज़रूरी होता है, कलेक्टिव स्टैंस और ग्रुप थिंकिंग होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि USA या यूरोप ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने डिसीजन फोर्स कर रही है ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये जो आर्टिकल है वो है चार्टिंग अ ट्रेड रूट आफ्टर द MC12 मीटिंग होगा। कोविड के बाद इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, तो WTO के ये जो इश्यूज हैं लाइक IPR, वैक्सीन इशू, फिशरीज, ई-कॉमर्स, डिवीज़न ओवर इन्वेस्टमेंट और वन साइडेड नेगोशिएशन, ये जो बॉटलनेक्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो दिस इज दिस आर्टिकल, इसका भी एक बढ़िया सा नोट बना के आई शेयर।
द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। ये बात है कि हमारे यहाँ एक स्टैंड अलोन क्लाइमेट लॉ होना चाहिए। हमारे यहाँ लॉज तो हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, बट एक कोई यूनिफाइड वन सॉल्यूशन टाइप नहीं है कि एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला लॉ है जो सारे प्रॉब्लम्स को डील करेगा रिगार्डिंग क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो COP26 की मीटिंग चल रही है 31 अक्टूबर टू नवंबर 12 2021 तक, COP26। ये जो COP26 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर साल एक मीटिंग होती है, हर साल होती है, बट मेंबर्स इसको डिसाइड कर सकते हैं कब मीटिंग करना है। तो अभी जो नंबर है वो है COP26 का। 1995 से ये स्टार्ट हुई थी। अब इंडिया का जो प्रपोजल था COP26 में वो था पंचामृत सॉल्यूशन। हमने 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ें कल हमने देखा, और एक्स्ट्रा प्लेजेस भी देखी हमने कोविड दिस COP26 में, लाइक मीथेन का, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। तो जो पंचामृत सॉल्यूशन है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल को कम करो, कार्बन इंटेंसिटी कम करो, क्लाइमेट फंड बढ़ाओ, रैंप अप करो रिन्यूएबल एनर्जी। 2015 का जो पेरिस अकॉर्ड हुआ, जो हुआ था टोक्यो का नेक्स्ट सक्सेसर था दिस क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का सक्सेसर था पेरिस अकॉर्ड, और इसका जो रिव्यू हुआ वो हुआ ग्लासगो समिट में 2021। सो ओवरऑल राइट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ये मीटिंग चल रही है। कंट्रीज़ ने बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस दिए, पैंडमिक, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ों पे कलेक्टिव फुटिंग पे वर्क करना ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है वो है $100 बिलियन का कोपेनहेगन में $100 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन देना है डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये भी सफिशिएंट नहीं है, इसको कम से कम $1 ट्रिलियन बनाना पड़ेगा, बिलियन डॉलर। क्लाइमेट हैजार्ड, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ज़रूरी है। अब इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे यहाँ लॉज हैं एनवायरनमेंट के, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है। सो दीज आर लॉज, वी हैव गॉट एक्ट्स, बट क्लाइमेट इज नॉट एग्जैक्टली वाटर और एयर। क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे साइक्लोन आया या फिर ड्रॉट्स टाइप कुछ चीज़ें आ गई, तो इनको आप कहाँ क्लासिफाई करोगे? सो देयरफॉर वी नीड वन अम्ब्रेला टाइप बॉडी जो सारे डिजास्टर रिलेटेड चीज़ों को एक लॉ, एक यूनिफाइड, एक स्ट्रीमलाइन करे सारी प्रोसेस को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ग्रॉसली इनएडिक्वेट है टू डील विद वायलेशन ऑफ क्लाइमेट एज वेल। क्लॉज 24 है, इफेक्ट्स ऑफ अदर लॉज, ये बताता है ऑफेंस इज कमिटेड अंडर द EPA और एनी अदर लॉ, तो वो फिर चला जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर वायलेशन हुआ क्लाइमेट का, तो इस एक्ट में पनिशमेंट रिलेटेड चीज़ें नहीं है, पनिशमेंट वगैरह जो जाएगा वो जाएगा CRPC में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो इसका मतलब ये हुआ जो EPA है वो सबऑर्डिनेट हो गया CRPC का, तो इससे इसकी दिस जो एफिकेसी है, पावर है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सारे लॉज हैं बट वी नीड बेटर। सेकेंड ये है देयर इज नीड टू इंटीग्रेट क्लाइमेट एक्शन, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव हो क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, कार्बन इंटेंसिटी जैसे है, नेचर बेस्ड है, नेचुरल हैजार्ड कम करें, कार्बन सिंक हो, इकोसिस्टम रीस्टोर करें। सो द पॉइंट इज क्लाइमेट की जो बैटल है चेंज की, ये सिलोज में नहीं हो सकती, एक कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे चाहिए, इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। इंडिया का जो सिचुएशन है, क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट कम बाय फर्दरिंग शार्पनिंग डिवाइड्स और एग्जर्बेटिंग पॉवर्टी। अब जैसे इंडिया में आर्टिकल 39B और C भी है कि जो इक्विटी की तरफ हमें बढ़ना है, डिज़ास्टर्स आते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? सोसाइटी में अलग अलग स्ट्राटा है, तो डिफरेंट स्ट्राटा में इम्पैक्ट भी डिफरेंटली फील होता है। पॉवर्टी बढ़ती है जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं, तो डिज़ास्टर रिलेटेड में हमें सोशो इकोनॉमिक एंगल भी देखना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के जो गोल्स हैं उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमने बोला कि हम ज़्यादा सोलर बनाएंगे, विंड एनर्जी करेंगे, तो ये विंड मिल है।
इससे क्या होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे हैं वो इससे हिट हो जाते हैं और दे डाई। सो द पॉइंट इज, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन भी नहीं होता है कि हमने हर जगह विंड मिल्स बना दिया, बिकॉज इससे फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कोलाइड होते हैं एंड दे डाई इन डेजर्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन एंगल। एक कमीशन बनाए, कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम हो कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक अम्ब्रेला टाइप बॉडी होगी जो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन पे भी वर्क करेगी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों का। क्वाजी जुडिशियल पावर होगी इसके पास, सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी, प्राइवेट पब्लिक एजेंसीज को गवर्न कर सकती है। लोअर एनर्जी पाथवेज होगा टू एडहेड टू। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, कमीशन फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम करें। अब जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, फिर वही बात है, ये सिलोज में वर्क कर रही है, ये केवल एनर्जी देख रही है, ओवरऑल कार्बन एफिशिएंसी नहीं देख रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बियॉन्ड भी हमें, जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग देखती है कि कितना एफिशिएंट है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के अबव भी कार्बन एमिशन है। तो वी नीड अ बिगर एजेंसी जो डिफरेंट एरियाज को देखे कार्बन एमिशन के। हमें रिडक्शन करना है फुटप्रिंट्स, कॉमन सेंस होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन होना चाहिए। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है जो अपनी बातें बताता है। ऑल्दो एनजीटी में भी कई बार क्रिटिसिज्म ये होता है कि एक तो ये बहुत पुराने केसेस नहीं देख पाता, दूसरा इसमें भी जो इसके पास टीथ है, टीथ कम है, तो ये जो डिसीजंस इसके होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है। जैसे एनजीटी ने रिवील किया कि कोल वैगन्स जो हैं, कोल का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवे वैगन्स के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये ओपन है, ढके नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी कोल वगैरह जहाँ से ट्रेन जा रही है आसपास उड़ेगा और उससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो ये 1999 का केस था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही ये क्लोज हो पाया। सो दिस टेल्स कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है कोल्ड डस्ट से, तो कोल बर्निंग इज़ वन थिंग, कोल ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो वन थिंग। सिमिलरली जो प्लास्टिक बैग्स हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो हम एक कमीशन बनाए जो सारे इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे, कार्बन फुटप्रिंट्स पे। अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है, लायबिलिटी हो, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म पे हो, एनफोर्सिएबल हो, नेशनल क्लाइमेट चेंज प्लान एनफोर्सिएबल लीगली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2016 ने डैमेज, अब जैसे डैम्स हैं उत्तराखंड में, सबको पता है कि यहाँ हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ हैं मतलब फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, डैम्स इतने सस्टेनेबल नहीं होते, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट के अपने एस्पायरेशंस होते हैं। तो मैनी अ टाइम्स वी कॉम्प्रोमाइज विद द फाइंडिंग्स इन डायरेक्शंस ऑफ दिस एनजीटी, नॉट राइट। डैम को हैंडलिंग का है। अब इसमें एक्ट ऑफ गॉड की बात कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब जैसे अभी फ्लड्स आए, उत्तराखंड फ्लड्स आए, इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट करे, गलती किससे हुई, कहीं ना कहीं तो एंथ्रोपोजेनिक एरर भी हुआ होगा, इंस्टीट्यूशनल एरर होगा, हर चीज़ को एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते हैं। ये जो फाइन लाइंस हैं इस पे भी वी नीड अ क्लियर डेलिब्रेशन। क्लाइमेट कमीशन इसलिए बनाए जो नेग्लिजेंस हुआ है फ्रेजाइल एरिया में उधर अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इंडियंस का ये हैबिट होता है, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वेस्टर्नर्स को। वेस्टर्नर्स एक लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमको लगता है वही कूल है, हम इंडियंस होके भी उसको ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। नो, दिस इज़ नॉट मॉडर्नाइजेशन, दिस इज़ नॉट प्रोग्रेस। वी नीड टू इंडियनाइज। हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है, हमारे जोग्राफी के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी नीड टू इंडियनाइज द लॉ। ब्लाइंडली कॉपी करना इज नॉट राइट। एनवायरमेंटल फाइट में भी तो अगेन सम वेरी गुड पॉइंट्स। द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ, खुद का कोड हो, हमारा इंडियनाइज लॉ हो जो हमारी यूनिक सिचुएशन एंड चैलेंजेस को एड्रेस करे। ओके, देन दिस इज अगेन बिहार, असम टी ट्राइब्स गेट मेडिकल कोटा, नेशनल पेंटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है। ऐसे जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। माई गोव में बड़े अच्छे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, तो दिस इज देयर। देन दिस इज वाइटल डिसीजंस एंड दिस इज पॉलिटिकल। देन वर्क ऑन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट येट टू सेट टू स्टार्ट। ये क्या है, इंडिया गेट है और इधर राष्ट्रपति भवन है, ये पूरा हो रहा है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। देन ये मार्शल मूव्स हैं, वेरियस मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स होते हैं। ये क्या है, ये निहंग वॉरियर हैं,
ये परफॉर्म कर रहे हैं गटका। ये एंशियंट फॉर्म है सिख मार्शल आर्ट का अमृतसर में। मार्शल मूव। कलारीपयट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है? टेल। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव टू डिस्कस सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब सी, एक मैरीटाइम कॉन्क्लेव है गोवा में, इंडियन ओशन रीजन रिम सिक्योरिटी चैलेंजेस। नेवल एजेंसीज इंडियन ओशन रीजन्स की यहाँ पे रीजन की पार्टिसिपेट करेगी। तो इंडियन नेवी और 12 अदर लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन के, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। एक कंट्री दूसरी कंट्री आपस में मिलके काम कर पाते हैं या नहीं, इंटर ऑपरेबिलिटी। इफेक्टिव डील विद इमर्जिंग इन फ्यूचर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस। तो ये मीटिंग है, बाई इनियल है। इसका मतलब क्या होता है बताइए? बाई इनियल है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। वॉरफेयर चेंज हो रहा है, थ्रेट्स भी चेंज हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स भी चेंज होना चाहिए। इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, तो ये IOR नेवीज यहाँ पे देखेंगे। हाइड्रोग्राफी भी होगा, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन। हाइड्रो मतलब पानी, ओशन का दिस ओशनोग्राफी। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन भी शेयर होगा। मेक इन इंडिया एग्जीबिशन भी होगा। और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, दिस मोरमागांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा सबमरीन्स एंड ऑल भी यहाँ पे दिस दिखाया जाएगा। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंडिया का है इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है GMC21। यहाँ पे डिग्निटरीज बांग्लादेश, कोमोरस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सीशल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये सारे आ रहे हैं। मैप में इन सबको लोकेट करिए। सारे कंट्रीज आज देखिए इंडियन ओशन रीजन के। ब्रिंग टुगेदर रीजनल स्टेक होल्डर्स, डेलिब्रेट करें कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह, ये सब बातें। इंडियन नेवी का आउटरीच बढ़ा रहे हैं हम। ब्लू दिस वाटर नेवी, हमारी रीच बढ़े पूरे इंडियन ओशन में। इंडिया हमेशा इस बात का ट्राई करता है। कलेक्टिव विजडम हो, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो, शेयर्ड हो सिक्योरिटी, और अकेडमिया भी यहाँ पे हो, थिंक टैंक। आउटकम ओरिएंटेड मैरीटाइम थॉट हो, नेवी ने कहा। तो अगेन गुड पॉइंट्स। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। ये IIM उदयपुर के हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंड रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, IIM ग्रेजुएट्स वगैरह है, बट इनका कंज्यूमर के साथ कनेक्ट नहीं है, स्पेशली अगर रूरल कंज्यूमर के साथ। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? तो ये IIM उदयपुर का प्रोजेक्ट है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। कंज्यूमर कल्चर लैब है जो एस्टेब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने किया है। स्टूडेंट्स जा रहे हैं रूरल सेटिंग में सो दैट टू नो कि चॉइसेस क्या हैं। डिजिटल पुश हो रहा है रूरल हाउस होल्ड्स में भी, तो इनकी चॉइसेस कैसे डिक्टेट हो रही है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अनएक्सप्लोर्ड एरिया, ऐसी जब सिविल सर्वेंट्स बनते हो आप, तो आपका भी भारत दर्शन होता है। डिफरेंट जगह आप जाओगे, समझोगे कि इंडिया एक्चुअली क्या है। इंडिया मतलब मेट्रोपॉलिटन्स नहीं होता, इंडिया इज़ ह्यूज, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो जब आप इंडिया को समझोगे तब आप बेटर सर्व कर पाओगे इंडियन इंटरेस्ट के लिए। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बिजनेस के लिए भी है। देन जीका वायरस कानपुर में मिला। स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये क्या है? इथियोपिया। यहाँ रहते हैं टिग्रे रेबल्स, और ये यहाँ पे लड़ाई चल रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है दिस AB अहमद, इनको मिला है नोबेल प्राइज for peace, and look at here, we will bury this enemy. So this is also one question कि नोबेल प्राइज वगैरह जैसे मिलते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? कोई लिविंग पर्सन को नोबेल प्राइज देना चाहिए या नहीं? जैसे बराक ओबामा को भी नोबेल प्राइज मिला, और बराक ओबामा ने इतने सारे ड्रोन्स अटैक कराए हैं दिस एशिया, मिडिल ईस्ट वगैरह में। सो स्टेट ऑफ इमरजेंसी। चाइना टू पनिश ताइवान इंडिपेंडेंस डाई हार्ड, चाइना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है ताइवान में, ताइवान को कट करने की कोशिश है, और लॉन्ग टर्म गोल है शी जिनपिंग का ताइवान को कंप्लीटली टेक ओवर करना। एक्ट नाउ ऑन क्लाइमेट, यूथ टेल्स लीडर्स। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम 210 किलो हो गया, 20% एनरिच्ड यूरेनियम। ट्रबल्ड वैक्सीन मेकर जॉनसन एंड जॉनसन, चाइनीज जर्नलिस्ट जिसने रिपोर्ट किया था वुहान लैब में कोविड-19 वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ। इंडियाज रेवेन्यू सर्च टू फंड वेलफेयर नॉट फिस्कल गैप। फिस्कल गैप क्या होता है? आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, बट वेलफेयर के लिए तो पैसे चाहिए ही होंगे। कोविड-19 का टाइम है तो रेवेन्यू बढ़ा है, जैसे GST कलेक्शन बढ़ा था, रेवेन्यू इनकम बढ़ी,
तो बढ़ी तो है बट इतनी बड़ी है कि हम वेलफेयर कर पाएँ, पूरा फिस्कल गैप फुलफिल हो ऐसा नहीं है। तो अब पैसे आएंगे तो रूरल जॉब गारंटी होगा, प्रोग्राम्स जो हैं उसको इंसेंटिवाइज किए जाएंगे, 500 बिलियन और फूड ड्राइव और इंसेंटिव प्रोग्राम में होगा। लेट अस सी, इट इज़ गुड कि इनकम बढ़ रही है। ये आईपी एड्रेस होता है, तो 2022 तक आईपीवी प्रोटोकॉल दिस नेक्स्ट 6 IPv6 अभी शिफ्ट करना है, तो डेडलाइन हो गया है जून 30, 2022 तक। बिकॉज नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा 256 बिट्स तक IPv6 2022। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है एसी सेक्टर्स के लिए, एसी सेक्टर टू कॉम्पीट ग्लोबली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किगाली अग्रीमेंट में भी ये बात था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये हमने ओजोन कम करने के लिए कर दिए, बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अब किगाली एग्रीमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी कम करने हैं। दिस इज मस्क का स्टार लिंक टू एक्सप्लोर टेलको टाइप फॉर ब्रॉडबैंड स्टार लिंक। मिस्टर गोयल ने अर्ज किया 5-fold बूस्ट है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब इसका कुछ टेक्निकलिटी है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ में हो सकता है, पर्टिकुलर टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दिस इज टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे कि हमने कोविड रिलेटेड PPE थे, N95 सर्जिकल मास्क, फैब्रिक है, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल है, इसमें एक्सपोर्ट का बड़ा अच्छा स्कोप है। एग्रीकल्चर, हॉर्टी, हाईवे, वाटर रिसोर्स सब जगह है। मेडिकल टेक्निकलिटी है उस टेक्सटाइल कपड़े में, तो उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। इसके एक्सपोर्ट का ह्यूज स्कोप है। ये स्टारलिंक है, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड रिले होगा। पैंडमिक है, फंड रेजिंग एंड दिस इज इंडिया ने कल अच्छा खेला, तो ये तो था द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में डे आफ्टर दिवाली क्रैकर्स फार्म फायर्स। अब सी नॉर्थ वेस्ट विंड है, तो इससे दिल्ली की एयर सीवियर हो गई। ये दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट विंड्स ऐसे आ रही है, विंड्स जिस डायरेक्शन से आती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है, ये नॉर्थ वेस्ट विंड है। प्राइम मिनिस्टर साहब आदि शंकराचार्य स्टैचू अनवील हुआ केदारनाथ में। देन ग्लासगो में ग्रीन टारगेट्स हैं, इंडिया ने 2070 बोल दिया है। इंडिया ऐसी कंट्री होगा कि हमारा पीक आएगा और पीक के बाद बहुत क्विकली हम नेट जीरो हो जाएंगे। गुड, इंडिया अपना काम अच्छे से कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि वर्ल्ड कॉम्प्लासेंट हो जाए और जो $1 ट्रिलियन देने हैं वो नहीं दे। रशिया ईरान सेंट्रल एशियन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया में आए हैं, काबुल से रिलेटेड बात होगी। IIT डोनेशंस एक्सेप्ट करता है अपने अलुमनाई से, अब वो स्टॉक्स को भी एक्सेप्ट करेगा एज डोनेशन। तो ये तो फ्रंट पेज है द इंडियन एक्सप्रेस। दिल्ली में 190 CNG की बसेस आ रही हैं, लो फ्लोर बसेस गुड, CNG मतलब लेस पॉल्यूशन। ये पुश किया है प्रोजेक्ट, ये बताया चीफ मिनिस्टर धामी ने। PM लॉन्च फेज 1 प्रोजेक्ट मोमेंट ऑफ जॉय। स्कल्प्टर यहाँ के हैं कर्नाटका के, जिन्होंने बनाया है स्टैचू ऑफ शंकराचार्य। स्पेशल कैंप है द वर्कर्स काउंट। इस एडिटोरियल में बात है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। फॉर्मलाइजेशन अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में ट्रांजिशन ज़रूरी है। तो ये डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिकल डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज से बनाए फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग अभी इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। दिस ट्रांजिशन इज रिक्वायर्ड। लेट द फूड पास। जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, इंडिया के जो ट्रेड है वो क्रॉस नहीं करने देता पाकिस्तान से। हमको अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए, इसीलिए हम चाहबार पोर्ट बना रहे हैं ईरान के थ्रू, जरंज दिलाराम मार्ग के थ्रू हम अफगानिस्तान का एक्सेस चाहते हैं। दिस इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इतना अच्छा इसलिए कर पाता है बिकॉज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ही इतनी कम है, कम लोग हैं तो गवर्नेंस भी ईजी होती है। क्लाइमेट लीडर, इंडिया ने साइलेंस किया है क्रिटिक्स को। इंडिया का अच्छे डिसीजंस है, 2050 तक जैसे सब फोर्स भी कर रहे थे नेट जीरो वगैरह, इंडिया 2070 में होगा, और विच इज़ गुड। क्यूमुलेटिव इमिशन भी इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है, नेट जीरो की तरफ हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। पुटिंग जस्टिस इन ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जजेस की अकाउंटेबिलिटी। बाकी मनी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब फिक्स किया जा सकता है। दिस इज नार्कोटिक्स एंड सन्स नॉट शाइनिंग ऑन डिस्कॉम। उदय योजना थी, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर की वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है। फार्मर को डिफाइन कैसे करोगे, एकर्स ऑफ लैंड है फिर भी वो फार्मर है और दे वांट ऑल द बेनिफिट्स, तो दिस इज नॉट फार्मर। हाउ डू यू डिफाइन अ फार्मर?
फार्मर हैं या बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर कॉरपोरेट्स हैं जो फार्मिंग कर रही हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मर? किसी भी स्कीम के लिए डिफाइन करना, बेनिफिशियरी को उस बेनिफिशियरी तक बेनिफिट्स पहुंचाना, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। जापान ओपन हो रहा है, एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर इतने हैं। 737 मैक्स बोइंग का सेफ्टी रिलेटेड है। फाइजर ने इतना बोला कि फाइजर में वैक्सीनेशन इज गुड। चाइना एंड ताइवान का इशू है। ये बात है लोअर जुडिशरी एंड सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट डिबेट। आर्टिकल 233 और 234 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं ये स्टेट अपने लेवल पे इनका एग्जाम कराती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह हाई कोर्ट्स के मद्देनज़र, और जुडिशरी स्टेट में अपॉइंटमेंट्स करती है इन सब जजेस का। पॉइंट इज क्यों ना एक ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम हो, जैसे यूपीएससी है फॉर आईएएस आईपीएस, सिमिलरली जुडिशरी में भी एक ऐसी बॉडी हो। अब स्टेट बोलते हैं बिकॉज आर्टिकल 233 234 मतलब स्टेट का मैंडेट है अपॉइंट करना इन सारे जुडिशियल मेंबर्स का। अगर यूपीएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो ये एनक्रोचमेंट हो जाएगा स्टेट के राइट्स में। बट ये बात भी है कि ऑल्दो 233 एंड 234 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स दे रहा है इन सारे अधिकारियों का, बट अगर एक सेंट्रलाइज्ड होगा तो ये प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगी, ज़्यादा स्पीडी होगी और ज़्यादा बेटर हो पाएगी। यही चीज़ पहले भी प्रपोज की गई लॉ कमीशन रिपोर्ट में, देन कमीशन 78 रिपोर्ट में, 15th रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टाइप एक बॉडी बनाए। 1992 में जुडिशरी भी इसके फेवर में दिखी। अपोजिशन बस यही होता है कि स्टेट के राइट्स तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, प्लस लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेवल पे, वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा। दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स। तो गवर्नमेंट अभी भी लगी हुई है, ट्राई कर रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसा एक प्रोग्राम बनाने का, जैसे आईएएस भी होते हैं। यहाँ तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तमिलनाडु का कोई पर्सन है, वो यूपी में पोस्टिंग हो गई तो उसको हिंदी भी सीखना है, सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया का देखना पड़ेगा। सिमिलरली पंजाब का अगर केरला जाता है तो उसको सीखना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया जुडिशरी में भी किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य जी अद्वैतवाद लाए थे, अद्वैतवाद, फिलॉसफी, कल्चर। देन एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक नया आईटी रिटर्न का तरीका है, और ये है स्पोर्ट्स। तो दिस इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसके नोट्स, पीडीएफ, वोकैबुलरी एटसेट्रा आई विल शेयर later. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.